नमस्कार, यूपी डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने आधी आबादी को महिला आरक्षण देकर मास्टर स्ट्रोक खेला। अब लोकसभा चुनाव में अधिक महिलाओं को टिकट देने का वादा करके नया दांव चला है। भाजपा का दावा है कि पार्टी ने पहले भी बड़ी संख्या में महिलाओं को न केवल राजनीति में मौका दिया, बल्कि टिकट देकर चुनाव के मैदान में भी उतारा है। महिला आरक्षण लागू होने के बाद हर सियासी दल महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहा है, जबकि इससे पहले लोकसभा में सपा और राजद ने इसका विरोध किया था। इस बार दोनों दलों ने भी उसका समर्थन किया है। लिहाजा भाजपा लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण के मुद्दे को एनकैश करना चाहती है। भाजपा का दावा है कि पार्टी ने संगठन स्तर पर महिलाओं को 33% आरक्षण केंद्र से लेकर वार्ड तक दिया है। कई जनपदों के जिलाध्यक्ष के रूप में महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में उन्हें पहले भी टिकट दिए गए हैं। कुछ राज्यों में महिलाओं को अग्रणी भूमिका में राजनीति का अवसर भी दिया था। मध्य प्रदेश में उमा भारती, राजस्थान में वसुंधरा राजे, गुजरात में आनंदीबेन पटेल और दिल्ली में स्वर्गीय सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े काम करती रही है। भारत की राजनीति में पहला राजनीतिक दल है जिसने अपने अंदर संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर केंद्र से लेकर वार्ड तक 33% महिला आरक्षण न केवल सुनिश्चित किया बल्कि करके भी दिखाया। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिलों के दायित्व को भी महिलाओं को देकर एक बड़ी लकीर खींची है। पार्टी की मंशा निश्चित रूप से महिलाओं को आगे लाने की है और इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी की सांसद की जो लिस्ट होगी उसमें भी निश्चित रूप से दिखाई। सपा का दावा है कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। भाजपा भले ही महिला आरक्षण की बात कर रही हो, लेकिन महिलाओं के बीच भाजपा के प्रति आक्रोश है। महिलाओं के साथ अत्याचार और दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं कांग्रेस का दावा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में पार्टी ने 40% टिकट दिए थे। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा किया गया था। कांग्रेस की मांग है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, लेकिन उसमें ओबीसी और दलित महिलाओं के आरक्षण का भी निर्धारण हो। महिलाओं में भाजपा के खिलाफ बहुत जन आक्रोश व्याप्त है। कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। लगातार पूरे प्रदेश और देश में महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है। मणिपुर में 5 बहनों को निवस्त करके घुमाया गया और सड़क के बीच पे उनसे बलात्कार करने का काम हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी इस डैमेज कंट्रोल के लिए इस तरह की बातें कर रही है, लेकिन महिलाओं में भाजपा के खिलाफ बहुत जन आक्रोश व्याप्त है। कांग्रेस पार्टी ने जो है 40% टिकट दिया था महिलाओं। हमारी आदरणीय प्रियंका जी ने, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी ने 40% टिकट दिया था। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा दिया था। अब उस पर बीजेपी काम कर रही है, अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। महिलाओं को 33% आरक्षण हर हाल में मिलना चाहिए और आरक्षण के अंदर कोटा जो ओबीसी महिलाओं का, अल्पसंख्यक महिलाओं का, SC ST महिलाओं का, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए और ये चीज़ें स्वागत योग्य हैं। चाहे जिस पार्टी द्वारा उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, स्वागत योग्य विषय है। लोकसभा चुनाव के पहले महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए सियासी दल बेकरार हैं। हर कोई चाहता है कि आधी आबादी उसके साथ जुड़े। भाजपा और कांग्रेस सरीखे दल महिलाओं को लुभाने के लिए एक के बाद एक वादे और दावे किए जा रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस समेत दूसरे दल महिलाओं को कितना टिकट देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज, लखनऊ।
तो महिलाओं को आरक्षण और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता बालकृष्ण जी, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जी और हमारे लखनऊ संवाददाता रवि कुमार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। बालकृष्ण जी, एक पहल की जा रही है आपकी पार्टी की तरफ से कि अब महिलाओं को अगर आरक्षण जो जिसको कह सकते हैं कि वो विधेयक अगर लोकसभा और राज्यसभा से पारित करके कानून बन गया है तो इसका लाभ जो है इसी बार के चुनावों में मिल जाए। भले ही इस बात की गारंटी थी, कहा जा रहा था कि इस बार नहीं, परिसीमन के बाद जब नई सीटें आएंगी तब वो प्रतिनिधित्व मिल पाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप ये प्रयोग अभी से करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इको कर रही है मेरी आवाज। पीसीआर प्लीज ठीक करें जी, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से भारत की संस्कृति को साथ में या भारतीय संस्कृति के मार्गदर्शन में चलने वाली पार्टी है जी। हमारी जो वैदिक संस्कृति थी, जिसमें वैदिक उसमें आता है गार्गी, मैत्रेयी, सुलोचना आदि का आख्यान आता है या तमाम उनके विषय आते हैं। पूर्व से ही हमारी वैदिक संस्कृति में महिलाओं को उच्चतर स्थान प्राप्त था या बराबर का स्थान प्राप्त था, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में हो, महिलाएं पुरुषों के बराबर थीं। ये तो मुसलमानों के आक्रमण के पश्चात जब आतताई हमारे यहाँ आए, जब महमूद गजनवी से शुरू होता है, उसके बाद हमारे यहाँ इस देश में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और बहुत सारे हमारे यहाँ सामाजिक संकट भी पैदा हुए, जिसमें महिलाओं का भी नीचे जाना एक प्रमुख वो रहा। अब चूंकि हम संस्कृति जो भारत की संस्कृति है उसके अनुरूप अपने दल को उस चलाने वाले लोग हैं, तो हमारा लक्ष्य ये है कि धीरे धीरे हमारी जो पूर्व की व्यवस्था थी उस व्यवस्था को हम पुनः अब लागू कर पाए, क्योंकि हमारे देश का जो विकास है, हमारे देश की जो मजबूती है, बिना इसके संभव नहीं है। एक विषय बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि पाश्चात्य तो विवेकानंद जी कहते हैं, मैं उनकी एक पुस्तक पढ़ रहा था, संचयन है, उसमें विवेकानंद जी कहते हैं कि पाश्चात्य तो भोग की दृष्टि से स्त्री का सम्मान करते हैं, तब वो कितने उन्नत हैं, और हमारा तो दृष्टिकोण ही शुद्ध रूप से आध्यात्मिक है। कहीं ना कहीं स्त्री के प्रति मातृत्व का भाव, पूजा का भाव, उसमें शक्ति का भाव हम देखते हैं, महसूस करते हैं। अगर हमने वास्तव में अपने जो हमारे धर्म ग्रंथों में स्त्रियों को लेके चर्चा की गई है, बात की गई, अगर हमने उस बात को अपने जीवन में, अपनी व्यवस्था में लागू कर लिया, तो भारत की उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। आज महिलाओं को चाहे आरक्षण देना हो, महिलाओं को चाहे राजनीति में बराबर का स्थान देना हो, चाहे हमारे संगठन में भी महिलाओं की भूमिका को उत्तरोत्तर बढ़ाया है, क्योंकि एक साथ नहीं किया जा सकता था, धीरे धीरे करके उनको मुख्य धारा में लाके। बालकृष्ण जी, आपसे एक आंकड़ा मैं शेयर करना चाहूंगा। पिछले 15 वर्षों का राज्य विधानसभा में बीजेपी ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है, उसका एक आंकड़ा आपसे शेयर करता हूं। पिछले विधानसभा चुनाव में आपने 45 महिला उम्मीदवार उतारे 2022 का, 2017 में आपने 46 उम्मीदवार उतारे, और 10 साल पीछे आपको ले जाता हूं तो 2007 में आपने 34 उम्मीदवार उतारे, 350 में से 34, और 2017 में 46 जो 12% था, और फिर 2022 में भी 45 जो तकरीबन इतना ही था। तो ये जब आप प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं तो ये चीजें पिछले 15 वर्षों में राज्य विधानसभा में जब उम्मीदवार बनाने की बारी आई थी तब ये क्यों नहीं दिखाई दिया? जब धीरे धीरे जब हम 2014 में सत्ता में आए जी, तो हमने 2-3 चीजों पे बड़ी गंभीरता के साथ काम किया। एक तो देश के गरीबों के हित में उनके समग्र विकास के लिए हमने प्रयत्न किया। अगर समग्र विकास में आप ध्यान से देखें तो उनकी आय को बढ़ाना, जैसे हमने घर दिया, हमने ये संकल्प लिया था कि इस देश में कच्चे मकान में कोई गरीब नहीं रहेगा। इस संकल्प को हमने चरणबद्ध तरीके से लगभग पूरा कर लिया है। 10-15% अगर शेष होगा तो वो भी हम उसको चरणबद्ध तरीके से ग्राम सभाओं के माध्यम से कर रहे हैं जी।
दूसरा, शौचालय की व्यवस्था हमने की, एक डिबेट भी हो चुकी है हमारी आपकी इस विषय पे। शौचालयों की हर घर में ये महिलाओं के सम्मान का विषय है। हर घर में शौचालय होना चाहिए। जो खेत में महिलाएं जाती थी, जिससे तमाम आपराधिक घटनाएं बढ़ती थी। एक तो हमने इस विषय को भी पूरे देश में गंभीरता के साथ लागू, जिसमें उत्तर प्रदेश 100% का राज्य हो गया है। 100% उत्तर प्रदेश ने इस काम को कर लिया है। दूसरा विषय, हमने उज्ज्वला के माध्यम से जो चूल्हा फूंकते फूंकते महिलाओं को कहीं दमा का रोग हो जाता था, कहीं टीबी हो जाती थी, कहीं आंखें उनकी खराब होती थी, हमने उज्ज्वला फ्री ऑफ कास्ट उज्ज्वला का कनेक्शन दिया, जिसमें सिलेंडर और गैस का चूल्हा हमने दिया। इसके अलावा महिलाओं के लिए हमने, और गरीबों के लिए, दोनों के लिए कह रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से महिलाओं के लिए निरंतर अगर सारी योजनाएं देखेंगी तो वो महिला केंद्रित और गरीब केंद्रित ही हमारी रही है। और दीनदयाल जी का एक संकल्प भी था, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे वैचारिक प्रणेता हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका संकल्प अंत्योदय यही था। अंत्योदय यही तो था कि नीचे का व्यक्ति जो चलिए जी, बिल्कुल आपके पास आता हूं, इस पर और विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन मेरा सवाल जो था उसका उत्तर आपने अभी भी नहीं दिया कि ये सोच जो है 2007 में क्यों नहीं दिखाई दी, 12 में क्यों नहीं दिखाई दी, 17 में क्यों नहीं दिखाई दी, 22 में क्यों नहीं दिखाई दी। राज शर्मा जी, आपकी पार्टी ने पिछली बार 40% महिलाओं को टिकट दिया विधानसभाओं में। ये बात सच है कि आपने 399 उम्मीदवारों में से 155 उम्मीदवार जो हैं वो महिलाओं को उतारा था। लेकिन वो आउटकम जो है प्रमोद तिवारी जी की बेटी के अलावा, राधना मिश्रा जी के अलावा कोई नहीं जीता। और जितने उम्मीदवार आपने उतारे उनका वोट शेयर भी आश्चर्यजनक रूप से कम था। मैं ये आश्चर्यजनक शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर कर रहा हूँ, क्योंकि 2017 में 114 में से आपने केवल 12 महिला प्रत्याशी उतारे थे और 2 उसमें से जीती भी थी। लेकिन 40,000 से ज़्यादा वोट बहुत सारी महिलाओं ने पाए थी। ये बात 2022 में नहीं दिखाई दी। तो आप केवल एक सांकेतिक रूप से आपने टिकट तो दे दिया, लेकिन वो जीत क्यों नहीं पाई? अबे भाई, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं जी। थोड़ी इको हो रही है मेरी आवाज। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जो बोलती है उसे धरातल में लाती। अब हमने अपना काम किया, हमने टिकट दिया और साधारण महिलाओं को दिया। हमने किसी बड़े एमपी या कभी किसी विधायक की वाइफ को नहीं दिया, बहन को नहीं दिया। हमने साधारण लोगों को टिकट दिया। अब साधारण नहीं जीत पाए, उसमें पार्टी भी कुछ नहीं कर सकती। और जो जहां तक भारतीय जनता पार्टी का है, मैं आज एक बात कहना चाह रहा हूं। मैं अभी बालकृष्ण भाई की बात सुन रहा था। मैं एक बात कहना चाहता हूं, महिलाओं को लाचार मत बताओ। महिलाओं को आप अगर 33 से 40% टिकट दे दोगे तो उन पे एहसान मत जताओ, वो इसकी हकदार है। मैंने सुना था, मैं बचपन पे भी सुनता था कि अगर एक महिला पढ़ जाए तो कई घर सुधरते हैं, और एक इंसान पढ़े तो वो एक मेल पढ़े, अगर मनुष्य पढ़ता है एक मेल तो वो एक ही घर सुधरता। हम लोग उसमें के। और मैं एक बात को मानना चाहता हूं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं ये जानना चाहता हूं कि अब इस वक्त हल्ला भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया है कि महिला को टिकट देंगे। आप इसमें कोई हल्ला ना मचाएं, आप टिकट दीजिए, खामोशी से उन्हें चुनाव लड़ने दीजिए। इस पे चक्रों में ना पड़िए कि आपने 40 दे दिए, किसी ने 30 दे दिए, किसी ने 20 दे दिए। उसका जवाब, अगर कांग्रेस 10% महिलाओं को टिकट देगी तो जवाब कांग्रेस पार्टी को दे। आप अगर 33 को दोगे तो जवाब आपको देने। आपने महिला को एक लट्टू की तरह क्यों समझती हो? क्या इसमें क्या एहसान है कि आपने 30% दे दिया? अभी मैं सुन रहा था कि आपने जिलाध्यक्ष बनाए। 75 जिलों में आपने कितनी महिलाओं को जिलाध्यक्ष बना दिया? आप बुझाइए। आपने 24-25 महिलाओं को जिलाध्यक्ष बना दिया। और अगर बना भी देते तो क्या उन पर कोई एहसान था? तो मैं भाई सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, और विशेष तौर पे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप टिकट दीजिए, कितनों को दे रहे ये आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की तो सोचो। विधायक बना के, खाली एमपी बना के, खाली जिला पंचायत सदस्य बना के काम नहीं चलेगा। काम तो ये चलेगा कि आपकी महिला घर से निकले तो वो सुरक्षित रहे। अभी मैंने 2-4-5 दिन पहले सुना कि जिस लड़की ने वहां पे स्ट्राइक करी थी उसके संग शोषण हो गया। ये क्या हो रहा है भाई? कहने और करने की कथनी अलग होती है।
मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से कहना चाहता हूं, आप इसका ढिंडोरा मत पीटिए भाई। अरे अगर उन्हें टिकट दे रहे हैं आप तो क्या एहसान कर रहे हैं? चलिए इसका जवाब लेते हैं, किस बात बालकृष्ण को जी से जताना इसका उत्तर ले लेते हैं। आपने जो बातें कही उसका जवाब लेते हैं। बालकृष्ण जी, जब आप महिलाओं को आरक्षण देते हैं तो उसके लिए जो है बाकी सभी पार्टियां आपके साथ आकर खड़ी दिखाई दी। अल्टीमेटली वो पार्टियां भी जो अब तक विरोध कर रही थीं, समाजवादी पार्टी की बात मैं खास तौर पे करना चाहूँगा, लेकिन वही पार्टी कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, वह आप पर महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा न देने का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अपराध बढ़े हैं। तो इसको पहले एड्रेस किया जाना चाहिए, ना कि एहसान जताने या श्रेय लेने का काम किया जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें बहुत गंभीरता के साथ कहते हैं आदरणीय राज शर्मा जी, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जिस विचारधारा जिस दल से आते हैं वहाँ तकलीफें बहुत रही हैं। ऐसा हो रहा है कि जो आज देश में अव्यवस्था है, प्रदेश में अव्यवस्था है, हम आपके 60 सालों का जो आपने व्यवस्था दी थी, जो आपने दुर्व्यवस्था फैलाई थी, हम उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक करते करते भी कहीं न कहीं कुछ हो जाता है। इस बात से आप सब सहमत होंगे कि जीरो टॉलरेंस की नीति आज उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम देखें तो आज जीरो टॉलरेंस की नीति है शासन व्यवस्था को लेके। कहीं ना कहीं चाहे हमारी पुलिस हो, चाहे हमारा प्रशासन हो, चाहे हमारी जो भी बातें, जो भी अपराध हो रहे हैं, कहीं भी हो रहे हैं, उस पर बिल्कुल भी जाति, धर्म, भाषा, दल, इन सबको परे रख के पूरी कठोरता के साथ अपराध अपराध है, अपराधी अपराधी है, इस आधार पे हम पूरे शासन व्यवस्था को चला रहे हैं। दूसरा एक विषय महिलाओं के विषय में इन्होंने कहा कि महिलाओं पे दया न करिए, ये न करिए, पुरुषों वाली बात इन्होंने कही। ऐसा रहा कि इन लोगों ने एक बहुत दुखद पक्ष किया। विश्वविद्यालयों में हम पढ़ते थे तो हमको पहली बार जब विश्वविद्यालय में गए तो महिला विमर्श और तमाम विमर्शों के बारे में हमको जानने को मिला। हम तो नहीं जानते थे, हम तो भाई स्त्री देखते थे तो थोड़ा मातृत्व भाव जागृत होता था मन में, चूंकि आध्यात्मिक जीवन भी अगर जीने का प्रयत्न करते हैं तो उस प्रकार का भाव रहता था। पहली बार हमने जाना कि स्त्री विमर्श क्या है, अन्य विमर्श क्या है। इन लोगों ने क्या किया कि देश ये स्त्री पुरुषों से आगे है, पुरुष स्त्री से आगे है। हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि स्त्री भारत की मजबूत आधारशिला है जिसपे भारतवर्ष खड़ा है, यानी स्त्री माने शक्ति, शक्ति भारत की आधारशिला है जिसपे भारत खड़ा हुआ है, और उसको किसी भी दशा में जितना हो सके उतना मजबूत करने का यत्न करना है। हम सिर्फ उसी आधार पे काम कर रहे हैं। ये तो स्त्री पुरुष लड़ाई झगड़ा आदि तमाम प्रकार की बात, कहीं उसको आरक्षण दे दो, कहीं उसको ले आओ, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हम तो ये मानते हैं स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, दोनों एक उसके दो पहिए हैं, दोनों के बिना दोनों मजबूती के साथ चले, पारस्परिक बातें, बहुत ही आदर्शवादी बातें आप कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि राजनीति जिस जो है इस देश में, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, इतने आदर्शवादी तरीके से चल नहीं रही है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और वहाँ निश्चित तौर पे ये विचारधारा होनी जरूर चाहिए। इम्प्लीमेंट कितनी हो पाती है महत्वपूर्ण है। अब दोनों बने रहे हैं। एक बार मेरे साथ रवि भी हैं, रवि कुमार जी, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि रवि, जो बीजेपी ने अपने एक नज़रिए में लगातार जो जिसको कहते हैं कि सुधार करना, वो लगातार कर रही है, और निश्चित तौर पर इस बार जो उन्होंने संकल्प लिया है कि हम अधिक से अधिक महिलाओं को स्थान देंगे। 1/3 रिजर्वेशन भले ही सीटों का लागू होने में वक्त लगे और लोकसभा सीटों का परिसीमन होने के बाद वो लागू हो पाए, लेकिन हम अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट देंगे, 1/3 महिलाओं को टिकट देंगे। ये जो रणनीति है इसके बारे में कोई उसका विरोध तो कर नहीं पा रहा, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो हैं अपराधीकरण का आरोप जरूर लगा रही हैं। ये पूरी स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा जब चुनाव हुए थे तब प्रियंका गांधी यूपी की प्रभारी थी, और उस वक्त भी उन्होंने महिलाओं को ज्यादातर जो टिकट देने की बात है वो कही थी। हालांकि अब जिस तरीके से, अब अगर हम अभी की बात करें तो बीजेपी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में महिलाओं को बड़ी संख्या में टिकट देगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आधी आबादी पर नजर है। जिस तरीके से अलग अलग वर्ग को ध्यान में रखते हुए चाहे बात हो रही है, चाहे पसंदीदा मुसलमानों को जोड़ने की बात हो, दलितों को जोड़ने की बात हो, या उसके अलावा पिछड़े वर्ग के जो भी वोट बैंक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो महिलाएं हैं खास तौर पे बड़ी आबादी है और आधी आबादी के तौर पे उनको लेकर बात होती है। तो अब अगर महिलाओं को बड़ी संख्या में टिकट देने की अगर बात हो रही है
तो जाहिर है इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी लेना चाहती है और बीजेपी को फायदा इसका होगा भी। रवि, आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। रवि, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी फैसला लेती है तो उसका फॉलो आउट बाकी जगह भी दिखाई देता है। भले ही रिजर्वेशन सीटों का लागू नहीं हो पाया हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर बीजेपी 1/3 महिलाओं को टिकट दे देती है तो विवश होकर जो महिला वोट हैं उनके बिखराव को रोकने के लिए, या वो जो माइलेज बीजेपी ले सकती है उसको रोकने के लिए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसा ही करेंगी? रवि, सुन पा रहे हैं? रवि से संपर्क चूंकि टूट गया है तो हम उससे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राज शर्मा जी, मैं यही सवाल आपसे भी दोहराऊंगा, क्योंकि अगर बीजेपी ने, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की तमाम 403 विधानसभा सीटों पर या लोकसभा की 80 में से 1/3 सीटों पर वीमेन कैंडिडेट दे दिया, तो आपकी पार्टी क्या करेगी? क्योंकि आपने पिछली बार विधानसभा में ही 40% टिकट दे दिए थे, तो क्या इस बार आप आधे आधे का प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करेंगे या क्या करेंगे? देखिए भाई, मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमारी पार्टी महिलाओं के प्रति बिल्कुल जिम्मेदारी से डिसीजन लेती है और हमने तय करा है, जैसा कि मुझे पता होता है कि ऊपर जो उच्च स्तरीय मीटिंग होती है उसमें यह तय हो रहा है कि महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर हम भागीदारी ज्यादा दे रहे तो कोई महिलाओं पे एहसान नहीं कर, बिल्कुल एहसान नहीं कर रहे हैं। और मैं सोचता हूं कि इसकी चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। हमारी जो चर्चा होनी चाहिए वो रोजगारी पे होनी चाहिए, हमारे उद्योग धंधों में होनी चाहिए। महिला को दे रहे क्या फर्क पड़ रहा है भाई? जैसे मैं इलेक्शन लड़ूं वैसे एक महिला लड़ लेगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी बालकृष्ण भाई साहब कह रहे थे मेरे कि 60 साल से जो हुआ उसको ही नहीं सुधार पा रहे, तो ये तो इन्होंने मान लिया कि 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो इन्होंने मान लिया। और कितना चाहिए प्रभु? आपको सन 2014 में देश की जनता ने बड़े प्यार से, बड़े मोह से चुना था। उन्होंने चुना था, उन्हें लगा था कि हमारी पार्टी या पिछली सरकारों ने कुछ और काम वो चाह रही होगी जनता जो हम पूर्ण नहीं कर पाए। हम मानते हैं इस बात को, कहीं हमारी कमी रही होगी, तभी आपको चुना। आपको इसलिए नहीं चुना था बालकृष्ण भाई कि आप 10 साल बाद एक बहाना ढूंढो कि 60 साल से कुछ नहीं हुआ था, अब हम उसको सुधार रहे हैं। तो मैं एक सवाल आपसे जवाब पूछूंगा, एक सवाल का, कि आप ये बता दीजिए, जो आज बेचा जा रहा है, जो आज पीएसयू बेचे जा रहे हैं, जो आज हम ऐसे बात कर रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसकी देन है? बात को कभी कभी हटके आध्यात्मिकता की बातें करना और उस पर चलना, मैं कहता हूं अबे भाई बहुत अंतर है। अभी बालकृष्ण भाई कह तो रहे थे बहुत अच्छी अच्छी बातें कि महिलाओं को, लेकिन याद रखिएगा इन्हीं की पार्टी है, 6-6 महीने मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया है। मैं कहता हूं आप जो बोलो अपनी अंतःकरण की आवाज से बोलिए। आप पार्टी के नेता हो सकते हैं, आप पार्टी की विचारधारा से चल सकते हैं, लेकिन आप सबसे ज्यादा जवाबदेही होते हो अपने घर की चौखट के अंदर होती है। चलिए जी, मैं कहता हूं कि नहीं, मैं पहले अपने घर में महिलाओं को आगे बढ़ाऊं, अपने बेटे से ज्यादा बेटी को कहूं चल बेटी, जी, तब मैं दूसरे की बात करूं। चलिए बिल्कुल बने रहे हैं आप। एक बार रवि जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे जो सवाल मेरा अधूरा रह गया था वो यही है कि अगर बीजेपी ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई कि वो 1/3 सीटों पर, लोकसभा चुनाव चूंकि सामने है, अगर 1/3 सीटों पर बीजेपी ने टिकट दिया तो क्या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं राज्य की वो भी ऐसा करने को विवश होंगी, या वो उस मार्ग जो मैदान है उसको खुला छोड़ देंगी कि महिला वोटों का ध्रुवीकरण हो सके? जी बिल्कुल, इसकी शुरुआत कांग्रेस ने फिलहाल पिछले विधानसभा चुनाव में की थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी को इसमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ और इस बार कई सारे ऐसे चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के पास में जो कि कहीं ना कहीं उम्मीदवारी के तौर पर सामने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो कह रही है कि वो 40% महिलाओं को जो टिकट है वो देने की बात कही जा रही है। यानी ज्यादातर सीटों पर बीजेपी है वो महिलाओं को टिकट देने की बात कही जा रही है। अब फिलहाल अगर बाकी दलों की बात करें उनका भी दबाव होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो बीजेपी की जो तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश होगी, वही दूसरी तो विपक्ष से इसको लेकर दबाव होगा। जरूर कांग्रेस पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में साफ कर चुकी है कि ज्यादातर महिलाओं को वो टिकट देगी। हालांकि कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा इसका
फायदा की अगर बात करें तो बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ इसका। लेकिन लोकसभा चुनाव की तस्वीर कुछ उलट है, क्योंकि इस बार पहले चीजें नहीं है। विपक्ष में सभी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरएलडी हो, या बाकी के दल कुल हैं, मिलाकर रवि अगर कहें तो आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें काफी कुछ परिदृश्य बदलता हुआ दिखाई देगा और ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी ने ये जो मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश की है उसका बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पर, राज्य की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहरहाल बालकृष्ण जी, योगेश राज शर्मा जी और रवि, आप तीनों इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार एशियन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी डिबेट में हम चर्चा कर रहे थे बीजेपी के एक मास्टर स्ट्रोक की। उसने महिला आरक्षण देश में लागू करने के साथ ही ये निर्णय भी लिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी 1/3 महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। ये रणनीति किस तरह से काम करती है ये देखना दिलचस्प होगा। अभी की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।